जी, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि फूड जो है ओरल कैविटी में कन्वर्ट हो गया बोलस के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, दैट इज़ फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये सिर्फ एक ओपनिंग होती है, और आपको पता है ये कॉमन ओपनिंग है फूड पाइप और विंड पाइप दोनों की। विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं और फूड पाइप इज़ इसोफेगस। दोनों की कॉमन ओपनिंग जो है वो है फेरिंग्स। इसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको हेल्प करता है कवर करने में फेरिंग्स को, मतलब फूड पाइप को या फिर विंड पाइप को, जो भी अकॉर्डिंगली जो जो रिक्वायरमेंट होती है। जिस वक्त हम ब्रीथ करते हैं तो ये इसोफेगस को कवर कर देता है, और इस तरह से हमारी जो सांस है वो हम ब्रीथ जो इनहेल कर रहे हैं एयर, वो जाती है ट्रैकिया के अंदर। और जिस वक्त आप फूड स्वेलो करते हैं तो उस वक्त ये कवर कर देता है ट्रैकिया को, और इस तरह से फूड ट्रैकिया में एंटर नहीं होता बल्कि वो इसोफेगस के अंदर एंटर होता है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि फेरिंग्स का काम जो है वो जस्ट ये हेल्प करता है डीग्लूटिनेशन, यानी कि स्वेलिंग के अंदर हेल्प करता है, स्वेलो करने में हेल्प करता है फूड को। और इसका जो फंक्शन है दैट इज़ ओनली कंडक्शन ऑफ फूड, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है फेरिंग्स के अंदर। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए, जिस वक्त आप अपने स्लाइवा को स्वेलो करने की कोशिश कीजिए जी, तो आप देखिए कि अब आप ब्रीद नहीं कर पाएंगे। नाक से सांस लें साथ अगर उसके, तो अगर जब आप निगल रहे होते हैं तो आप नाक से सांस नहीं ले सकते। आप इसको एक्सपीरियंस करके चेक कर सकते हैं। और जिस वक्त आप खा रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, उस वक्त आप सांस नहीं लेते। और इसी तरह जब आप सांस ले रहे होते हैं तो उसके साथ आपके लिए फूड को निगलना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें एपिग्लॉटिस जो है वो उसको कवर कर देता है। और इस तरीके से जो जो भी ऑपोजिट चीज़ होगी, जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं तो उस वक्त खाना नहीं जाएगा अंदर, और जिस वक्त हम खाना अंदर लेके जा रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो आपकी सांस स्टॉप होती है थोड़ी देर के लिए, आपका जो विंड पाइप है वो कवर हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मुंह से हवा अंदर जा रही होती है। तो अब उस वक्त आपका जो खाना है वो कभी गलती से आपके विंड पाइप के अंदर या ट्रैकिया के अंदर भी चला जाता है, और जो कि फिर फोर्सफुली जो है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल आउट किया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पे नेचुरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब हम खुद उसको इस तरह से खा रहे हैं कि खाते हुए आप खाना भी खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े निवाले जब आप खाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ सांस भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हो सकता है कि खाना आपका जो है वो इसोफेगस के बजाय आपके ट्रैकिया के अंदर चला जाए। ठीक है, अब फूड जो है वो फेरिंग्स से इसोफेगस में चला गया। इसोफेगस जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये मैं आपको बता दूं कि फेरिंग से लेकर नीचे स्टमक तक एक ये पाइप है, ठीक है ना। अब इस पाइप से जो सेमी सॉलिड फूड था वो नीचे कैसे जाएगा? हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा वाइपर नहीं लगा हुआ है, कोई ऐसा ब्रश नहीं है जो कि फूड को पुश करे नीचे की तरफ। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे पानी का एक पाइप लें आप अगर, और उसको जो है उसकी एक साइड पर आप कुछ सेमी सॉलिड फूड डाल दीजिए, तो वो दूसरे एंड तक कैसे पहुंचेगा? आपको उसको तो या तो हिलाना पड़ेगा या टैप करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद ही फूड नीचे जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसोफेगस जो है ये फूड का कंडक्शन कैसे करता है कि यहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटी होती है। जो इसोफेगस के मसल्स होते हैं ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो है मस्कुलर मूवमेंट इसोफेगस की। और ये सिर्फ इसोफेगस में नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। कहीं पर स्लो है, कहीं फास्ट है, लेकिन बहरहाल ये जो पेरिस्टाल्सिस है या मस्कुलर मूवमेंट है ये आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। ये जो पेरिस्टाल्सिस होती है ये प्रोपल्सिव मूवमेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, और इसकी वजह से ये एक रिदमिक टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इसकी वजह से आपका फूड जो है वो इजीली आगे की तरफ को मूव करता है। सम टाइम एंटी पेरिस्टाल्सिस भी होता है। ये फूड जो है, जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाती है, और इसी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये होगी, यानी जब एंटी पेरिस्टाल्सिस होगा, तो फूड अंदर जाने के बजाय कहाँ चला जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, और वो वॉमिटिंग जो है वो कॉज करता है। ठीक है, तो फेरिंग्स और इसोफेगस को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना देखते हैं, दैट इज स्टमक। अब इसोफेगस से फूड जो है वो एंटर होगा कहाँ पर? स्टमक के अंदर। बेसिकली स्टमक का जो फंक्शन है, स्टमक के 3 बेसिक फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा है केमिकल डाइजेशन, और तीसरा है स्टोरेज। अब जो हमने खाना खाया है
ये फौरी तौर पे स्टमक से आगे की तरफ को नहीं चला जाएगा, इंटेस्टाइन को ये पास ऑन नहीं होगा, बल्कि क्या होता है कि ये कुछ देर के लिए आपके स्टमक के अंदर स्टोर रहता है और थोड़ा थोड़ा फूड जो है वो आगे की तरफ स्टमक भेजता है। ठीक है, तो अब इस दौरान जिस वक्त स्टमक में ये फूड है उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जो रिदमिक मूवमेंट अभी मैंने आपको बताई मस्कुलर मूवमेंट है, उसकी वजह से मेस्टिकेशन हो रही है। अब यहाँ कुछ और स्ट्रक्चर्स नहीं है, यहाँ दांत नहीं है आपके स्टमक के अंदर, बल्कि क्या होता है वो जो मस्कुलर मूवमेंट होती है उसी की वजह से ही फूड जो है वो फर्दर मेस्टिकेट होता है और ये बिल्कुल काइम की शक्ल के अंदर आ जाता है। काइम किसको कहते हैं हम, ये एक सेमी सॉलिड या आप समझ लीजिए तकरीबन लिक्विड टाइप की ये फॉर्म होती है और इस तरीके से फूड जो है मज़ीद स्मॉलर पीसेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। केमिकल डाइजेशन कैसे हो रहा है, केमिकल डाइजेशन जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस के एक्शन की वजह से होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये कहाँ से आ रहा होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं, ये जो इंटरनल इनर मोस्ट लाइनिंग है स्टमक की, जिसको हम स्टमक म्यूकोजा कहते हैं। ठीक है, स्टमक वॉल जो है ना उसकी जो अंदर वाली बिल्कुल अंदर वाली जो लाइनिंग है उसको हम कहते हैं स्टमक म्यूकोजा और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स या इन्हीं को जाइमोजिन्स भी कहते हैं, आपकी बुक के अंदर ये जाइमोजिन्स मेंशन है। फिर इसी तरह से पेराइटल सेल्स होते हैं जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स क्या करते हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पेप्टिक सेल्स या जाइमोजिन्स क्या करते हैं, ये पेप्सिन की सिक्रीशन होती है इनमें जो कि पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होती है। और तीसरे टाइप के सेल्स हैं जिनको आप ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, ये क्या चीज़ सिक्रीट कर रहे होते हैं, ये HCl सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो यानी अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर म्यूकस होता है और उसके अंदर HCl होता है। ये जो HCl है बेसिकली इसकी pH को मेंटेन करता है 1.5 to 3 तक। ठीक है, और जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर पेप्सिनोजिन है, प्रोरेनिन है, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है जो कि लाइपोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, लाइपोलिटिक यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ठीक, अब इस गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है बेसिकली इसमें जो HCl है वो क्या कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एसिडिक मीडियम मेंटेन करता है, उसका रीज़न अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। सेकंड इसका जो फंक्शन है दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल होता है ये, यानी जो माउथ में हमने खाना खाया, आपने निवाले को अच्छी तरह से चबाया तो स्लाइवा मिक्स हुआ, वहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स थे उन्होंने बैक्टीरिया वगैरह को किल कर दिया, लेकिन वो प्रॉपर पूरे तरीके से किल नहीं हुआ। अब वो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया अंदर भी चले गए, फूड के साथ कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो अंदर चले गए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये जो HCl है ये इनको किल करने में हेल्प करता है। ठीक, जो एसिडिक मीडियम चाहिए वो बेसिकली किस लिए चाहिए कि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये यहाँ पर जो स्टमक के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं यानी पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन, ये दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं और इनको एक्टिवेट करता है HCl। जब एसिडिक मीडियम में ये आते हैं तो ये फौरन ही कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है HCl की वजह से, और प्रोरेनिन कन्वर्ट होता है रेनिन के अंदर। ठीक है, ये दोनों एक्टिव फॉर्म है इसकी, पेप्सिन और रेनिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों सिक्रीट होते हैं, क्या ज़रूरत है, एक्टिव फॉर्म में भी सिक्रीट हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी है एनिमल्स की वो किस चीज़ की बनी हुई है, मसल्स हैं। मसल्स किस चीज़ के, क्या चीज़ है ये, इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, प्रोटीन है। अब आप ये देखिए कि अगर HCl जिन सेल से सिक्रीट हो रहा है, कौन से सेल से सिक्रीट होता है, ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो सिक्रीशन हो रही है आपके जाइमोजिन से एंजाइम्स की, तो ये जो एंजाइम्स हैं अगर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर ही सिक्रीट होते तो फिर क्या होता, सबसे पहले किसको खाते, अपने सेल्स को खाते। ठीक है, तो
हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं अगर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर होता। इसी वजह से जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के ऊपर एक्शन करते हैं वो हमेशा इन एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर जब ये अंदर आ गया अब स्टमक के, अब क्या हुआ, अब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर आ गया। अब आपको सोचना चाहिए कि भाई अभी भी तो ये खा सकते हैं ना, अभी हमारे स्टमक को खा जाए, स्टमक को डिजॉल्व कर दें इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता। किस वजह से नहीं होता कि अब वहाँ जो म्यूकस सिक्रीट हुआ था उस म्यूकस ने अंदर एक लाइनिंग बना दी है और ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है बेसिकली, जो कि अब स्टमक के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। अच्छा, एडल्ट्स के अंदर जो है ये पेप्सिन होता है और बच्चों के अंदर जो है वो रेनिन होता है। ये मैं आपको बता दूं कि एडल्ट के अंदर जो है वो रेनिन नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, अब जो प्रोटीन्स हैं वो इस पेप्सिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर और प्रोटियोसिस के अंदर, ठीक है। केसिन जो कि मिल्क शुगर है, अभी मैंने आपसे कहा कि इन्फेंट्स के अंदर जो है वो रेनिन एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि मिल्क प्रोटीन है केसिन, जिसको कन्वर्ट करता है ये किस में, पैराकेसिन में। और फिर पैराकेसिन जो है वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में पैराकेसिनेट फॉर्म करता है और इस तरीके से मिल्क की कोगुलेशन होती है, यानी मिल्क जो है वो कर्ड की फॉर्म में आ जाता है। अब पैराकेसिनेट जो है, कैल्शियम पैराकेसिनेट, इसके ऊपर पेप्सिन एक्शन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्टॉन्स के अंदर और प्रोटियोस के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया था कि गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट होता है यहाँ पर। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये क्या करता है, बेसिकली ये पार्शियल डाइजेशन करता है फैट्स का, ठीक है। आप की बुक्स के अंदर इतनी ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से वाले फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फैट्स जो है ना वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसके अंदर एज इट इज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकते, उनको पहले इमल्सीफाई करना होता है। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, यानी इनको सॉलेबल फॉर्म के अंदर जो है वो लाना होता है या सेमी सॉलेबल फॉर्म के अंदर लाना होता है। तो फैट्स को लाजमी इमल्सीफाई करना होता है, मगर यहाँ कोई इमल्सीफायर नहीं है, तो यहाँ बाकी फैट्स तो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो नेचुरली इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, जो ऑलरेडी इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो बटर है, चीज़ है, ये वो इमल्सिफाइड फैट्स हैं जो आप फूड में अगर लेते हैं तो इनका डाइजेशन स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो थोड़ी मकदार में यहाँ पर इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ऑलरेडी इमल्सिफाइड है और इसको ये फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो पार्शियल डाइजेशन करेगा यहाँ पर फैट का, और ये थोड़ी सी शॉर्ट चेन फैट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नॉन इमल्सिफाइड फैट्स है लाइक ऑयल है या घी है, ये जो है ये कन्वर्ट नहीं होता है या ये डाइजेस्ट नहीं होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब स्टमक में जो फूड था वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ये जो मिक्सिंग हो गई इतने सारे सिक्रीशंस की इसके साथ, इसकी वजह से अब ये तकरीबन लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया है और अब हम इसको कहते हैं काइम, ठीक है।